भारतवर्ष की उन्नति कैसी हो सकती, उस निबंध पे हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है। हम लोग पूरी निबंध का पाठ न करेंगे, कुछ जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उस पर हम लोग बात करेंगे। भारतेंदु बाबू की चर्चित निबंध जिसे भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती निबंध का प्रकाशन वर्ष देखा जाए तो 1884 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका नामक पत्रिका में हुआ था और यह निबंध व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई है, यानी कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती। निबंध का प्रकाशन वर्ष 1984 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका नामक पत्रिका में हुआ। यह व्यंग्य की शैली में लिखी गई एक निबंध है। वस्तुतः इस निबंध को ददेरी के मेला के व्याख्यान के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती निबंध को ददेरी के मेला के नाम से भी जाना जाता है और इसे प्रायः बलिया का व्याख्यान के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इस निबंध को बलिया का व्याख्यान और ददेरी मेला के नाम से भी जाना जाता है। भारतेंदु की इस निबंध के माध्यम से व्यंग्य के माध्यम से प्रायः उस समय की जो भी सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक स्थितियां हैं उस पर इन्होंने बखूबी रूप से व्यंग्य किया है। इस निबंध में भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती आलस पे करारा व्यंग करते हुए उन्होंने कहा है कि जो भी कुछ भारतीय समाज में था वह आलस के कारण धीरे धीरे अब विलुप्त होना शुरू हो गया है। यहाँ के लोग इंग्लैंड से कर्मशीलता को सीखने की सलाह भी इन्होंने दी है। निबंध में प्रायः धर्म की उन्नति सर्वोपरि उन्नति के रूप में भी लेखक ने प्रतिष्ठित किए हैं, यानी कि धर्म की उन्नति ही सभी उन्नतों का मूल्य है, ऐसा लेखक का इस निबंध में विचार है जो परीक्षा में आ भी चुका है। प्रश्न इस प्रकार से था कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती निबंध में भारतेंदु बाबू ने किसकी उन्नति सर्वोपरि के रूप में माना है। ऑप्शन के रूप में था धर्म की, दूसरा भाषा की और तीसरा सामाजिक सांस्कृतिक सरोकार की। हमारा सही जवाब होगा वस्तुतः इस निबंध में धर्म की उन्नति ही सभी उन्नतों का मूल कारण भारतेंदु बाबू ने माना है। इस निबंध के माध्यम से इन्होंने पेंशन, वजीफा और यहाँ तक कि जो भी मनुष्य के अंदर आलसपन फैला हुआ है उसको त्याग करने की सलाह देते हैं और इसके साथ साथ लोगों से कहते हैं कि स्वयं रोजगार करें, सरकार के भरोसे न रहें। परदेशी वस्तुओं और परदेशी भाषा पे, यानी कि परदेश की वस्तुओं को और परदेशी भाषा पे विश्वास न करें, अपने ही भाषा और अपने ही बोली में अपना विकास करें। इस निबंध की शुरुआत छोटे से नगर बलिया से हुआ, जिसे बाद में बलिया का व्याख्यान के नाम से भी इस निबंध को जाना जाता है। इस निबंध के माध्यम से तात्कालिक जो उस समय के देखा जाए कलेक्टर थे जिनका नाम रॉबर्ट साहेब राय बहादुर था, यानी कि तत्कालीन उस समय के जो कलेक्टर रॉबर्ट साहेब बहादुर थे इनकी तुलना अकबर से की गई है तथा इनके जो भी मुंशी चतुर्भुज सहाय और मुंशी बिहारी लाल, यानी कि रॉबर्ट साहेब की तुलना अकबर से किया गया और चतुर्भुज सहाय की तुलना अब्दुल फजल से, मुंशी बिहारी लाल की तुलना टोडरमल से लेखक ने इस निबंध के माध्यम से कर रहे हैं। इस निबंध के माध्यम से 3 मेढकों के माध्यम से लेखक ने
भारतीय समाज पे व्यंग के रूप में अपनी बात को इन्होंने कहा है। इस निबंध के माध्यम से आलस पे व्यंग करते हुए मूलक दास की दोहा को उद्धृत करते हुए यह कहते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मूलक कह गए सबके दाता राम। भारतेंदु जी ने हिंदुस्तानियों की दशा का चित्रण करते हुए यह कहते हैं कि जैसे कोई दरिद्र कुटुंबी यानी कि दरिद्र महिला है जिसके कपड़े चारों ओर से फटे हुए हैं, वह अपनी इज्जत बचाती उन फटे हुए कपड़ों से वह अपने शरीर को बार बार ढकने का प्रयास करती थी। किसी प्रकार से भारत की स्थितियाँ उसी प्रकार से हो चुकी हैं और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती निबंध के माध्यम से भारतेंदु प्रायः मुद्दम शुमारी यानी कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती निबंध के माध्यम से यह मुद्दम शुमारी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहते हैं कि भारत में मनुष्यों की आबादी प्रतिदिन बढ़ रहा और जो भी रुपया है वह धीरे धीरे अब गिर रहा है। भारतेंदु जी ने अंग्रेजों की उन्नति के बारे में बात करते हुए यहाँ कहा है कि अंग्रेजों की जो उन्नति है उसमें धर्म नीति और राजनीति दोनों आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। इसीलिए अंग्रेजों की उन्नति सभी उन्नतों में सबसे सर्वोपरि के रूप में है। इस निबंध के माध्यम से प्रायः त्योहारों के महत्व को उद्धृत किया गया और इसके साथ साथ ईश्वर की पूजा यानी कि परमेश्वर की पूजा एवं आराधना करना ही सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में लेखक ने प्रतिष्ठित किए हैं। और इस निबंध के माध्यम से आलस को त्यागने का प्रयास इन्होंने किया है। भारतेंदु जी ने भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकी निबंध पे भारत की जो दुर्दशा है उस पे चिंतित होते हुए यह कहते हैं कि हजार धारा जैसे गंगा में जाकर समुद्र में मिलता, ठीक उसी प्रकार से भारत का पैसा इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका में जाता है। यानी कि जिस प्रकार गंगा समुद्र में विलीन हो जाती, ठीक उसी प्रकार से भारत का जो धन है वह अंग्रेज, जर्मन, इंग्लैंड और अमेरिका को जाता। निबंध में हिंदुस्तानियों के पहने हुए पोशाक पे यानी कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती निबंध में पहने हुए हिंदुस्तानियों के पोशाक पे व्यंग करते हुए भारतेंदु बाबू अपने इस निबंध के माध्यम से कहते हैं कि जो भी तुम मर्किन का धोती पहनते हो यानी कि जो भी मर्किन की धोती पहनते वह अमेरिका से बना हुआ है और जो भी लकलता यानी कि सिर पे जो ललाट लगाते वह इंग्लैंड का बना हुआ है। यानी कि मर्किन की जो भी धोती भारतवर्ष पहन रहे हैं भारत के लोग वह अमेरिका से बना हुआ है और जो भी सिर पे लकलता लगा रहे हैं वह अमेरिका से बना हुआ है और जिस भी कंघी का इस्तेमाल भारत के लोग कर रहे हैं वह फ्रांस से बना हुआ है और जो भी पूजा पाठ में महिलाएं अगरबत्ती का प्रयोग कर रही वह जर्मनी का बना हुआ है और इसमें प्रायः चर्बी लगा होता है। और इस प्रकार से जो भी रोजमर्रा के जीवन में जो भी वस्तुएं हैं भारत में उस प्रकार की अब वस्तु बनाने या उस प्रकार की जरूरत पूरा करने की सामर्थ्य समाप्त हो चुकी है। निबंध के अंत में भारतेंदु बाबू भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती इसके माध्यम से कहते हैं, वही भाषा बोलो जिस भाषा में से तुम्हारी उन्नति हो, वही खेल खेलो जिस खेल से तुम्हारी उन्नति हो,
वही काम करो जिससे तुम्हारी उन्नत हो सके और सब मिलजुल कर आपस में एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से आपस में सब कोई उन्नत करे। इसमें कुछ प्रमुख दोहों का प्रयोग इन्होंने किए। उसमें देखा जाए तो पहले जो आने का क्रम है उसमें है, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हमें अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, हम न खाली तुम भी न खाली। यह प्रायः देखा जाए तो दोहे का आने का क्रम है। उसके बाद भागवत का श्लोक उद्धृत करते हुए कहते हैं कि मनुष्य का जीवन पाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, यानी कि निद्रमाह सुलभ सुलभ संकल्प। इसके बाद मूलक दास की जो पंक्ति है उसके माध्यम से कहते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी न करे काम, दास मूलक कह गए सबके दाता राम। और चंद्र कवि के माध्यम से यह अपनी बात कहते हैं कि अब की चद कमान को फिर न जाने, अंत में शौक शौक तिल्फी से मुझे गुल को दीदार था। यह मीर हसन और इंदर सभा की जो दोहे की पंक्ति है उसको उद्धृत करते हैं और पुनः यह कहते हैं कि अपने बच्चों को प्रायः मीर हसन और इंदर सभा की पंक्तियां या उनकी गजल को पढ़ने से रोके और उस प्रकार की शिक्षा दें जिससे बच्चे में वास्तविक शिक्षा का महत्व समझा जा सके। और प्रायः इसमें त्योहार को ही म्युनिसिपालिटी यानी कि त्योहार को ही प्रायः धर्म के रूप में इन्होंने धर्म के रूप में इसको बताया है। वस्तुतः कहा जा सकता है कि भारतवर्ष की उन्नति